Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss about question number 5 of our cash management unit. क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हम एक बार देखेंगे कि कैश बजट किस तरह से बनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी क्वेश्चन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, लेकिन आपको कैश बजट बनाना आसानी से आ जाएगा. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू जीटा लिमिटेड, अ पब्लिशिंग कंपनी. एक कंपनी जो कि बुक्स बनाती है और मार्केट में बेचती है. The selling price of the book is ₹15 and sales are made on credit through a book club and invoiced on the last day of the month. ध्यान देंगे, बुक की सेलिंग प्राइस है सर 15 रुपए और क्या होता है, सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट. सारा का सारा सेल जो है हम क्रेडिट पे करते हैं. ठीक है, कैश में कोई सेल्स नहीं हो रहा, हमारा क्रेडिट में सेल्स हो रहा है थ्रू अ बुक क्लब एंड इनवॉइस्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ. मतलब उसकी बिलिंग होती है मंथ के एंड में. वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मटेरियल 5 रुपए लग रहा है, लेबर 4 रुपए लग रहा है, ओवरहेड आपका 2 रुपए लग रहा है. और सेल्स मैनेजर ये बोलता है कि ये वाला हमारा सेल्स होगा. ध्यान दोगे तो नवंबर से लेके अगस्त तक 10 महीने आते हैं जिनमें हमने इतना माल बेचना है. कस्टमर्स जिनको माल हमने बेचा वो हमको कब पेमेंट करेंगे सर? 40% पेमेंट करेंगे 1 महीने बाद और 60% पेमेंट करेंगे 2 महीने बाद. यानी ये जो 1000 का मैंने बेचा नवंबर में, इसका 40% दिसंबर में आएगा और 60% आएगा मेरे को जनवरी में पैसा. ठीक है. द कंपनी प्रोड्यूसेस द बुक्स 2 months बिफोर दे आर सोल्ड. ध्यान देना, अब अगर मैं कोई भी मंथ पकड़ू, लेट से मई मंथ पकड़ा, तो 1900 का ये जो प्रोडक्शन है ये 2 महीने पहले मार्च में ही हो चुका था. 2 महीने पहले ही मैं प्रोडक्शन करता हूं. जब भी बिकता है उसके 2 महीने पहले प्रोडक्शन करता हूं. क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल आर पेड 2 months आफ्टर द प्रोडक्शन. और ध्यान दो कैसे दिखा हुआ है, जिस महीने बेचा उसके 2 महीने पहले प्रोडक्शन किया, और जब प्रोडक्शन किया ना आपना, तो रॉ मटेरियल लगा होगा, तो जो क्रेडिटर्स है उनको 2 महीने बाद पेमेंट किया जाता है. यानी अल्टीमेटली आपका जिस टाइम पे सेल्स हुआ ना, उस टाइम पे क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है. वेरिएबल ओवरहेड्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% इन अप्रैल. अब बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ. अब ये जो वेरिएबल ओवरहेड की हम बात कर रहे हैं, ऊपर में अगर आपने देखा होगा कि वेरिएबल ओवरहेड आपके लग रहे हैं लेबर 4 रुपए, सॉरी ओवरहेड जो लग रहा है 2 रुपए का. इसमें आप क्या कर रहे हो पता है, जिस महीने प्रोडक्शन किया उसके अगले महीने आप उसका पेमेंट करते हो. सो मई मंथ के सेल का प्रोडक्शन हुआ मार्च में, जिसका ओवरहेड पे हुआ अप्रैल में. ठीक है. और इन्होंने बोला कि 25% इंक्रीज होगा अप्रैल में. 75% of the wages are paid 75% of the wages are paid in the month of production. अब वेजेस की बात करते हैं सर. वेजेस की अगर हम बात करेंगे तो 75% उसी महीने में हम वेजेस पे कर देते हैं जिस महीने में हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन 25% हम अगले महीने में पेमेंट करते हैं. अ वेज इंक्रीज ऑफ 12.5% विल टेक प्लेस ऑन 1 मार्च. 1 मार्च को हम 12.5% का वेजेस इंक्रीज करेंगे. सो ओवरहेड भी इंक्रीज हो रहा है, वेजेस भी इंक्रीज हो रहा है. द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ रीस्ट्रक्चरिंग एंड विल सेल वन ऑफ इट्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज इन मे फॉर 25,000 रुपीज. कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है और मई महीने में 25,000 का फिक्स्ड एसेट बेचेगी. बट इट इज ऑल्सो प्लानिंग टू बाय अ न्यू प्रिंटिंग प्रेस इन मे फॉर 10,000 रुपीज. सो 25,000 का बेचेगी, 10,000 का खरीदेगी. नेट में कैश फ्लो जो हमको देखना है वो है 15,000 का. Depreciation is currently 1,000 per month and will rise to 1,500 after the purchase of the new machine. नई मशीन खरीदने के बाद 1,500 हो जाएगा. The company's corporation tax is due for payment in March. मार्च में 10,000 रुपए का कॉर्पोरेशन टैक्स पेमेंट करना है. कंपनी प्रेजेंटली हैज अ कैश बैलेंस एट बैंक ऑन 31 दिसंबर 2013 ऑफ ₹1500 ओपनिंग बैलेंस. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 6 months फ्रॉम जनवरी टू जून. देखो हमको सिर्फ जनवरी से जून तक का लेना देना है, जनवरी से जून 6 महीने का. लेकिन डिटेल आपको ज़्यादा दी है, क्यों? क्योंकि 2-2 महीने बाद पेमेंट, 2-2 महीने पहले प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें लिखी है यहाँ पे. ठीक है सर. अब देखो क्या क्या चीज़ें आएगी. पहले तो कैश बजट में हमने ये लिखना पड़ेगा, ये तो फिलहाल हटाओ. रिसिप्ट्स की बात करते हैं सर. रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स.
और पैसे किससे आ रहे हैं? प्रोसीड्स, सेल ऑफ, क्या बेचा आपने? फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज सोल्ड, सेल ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपने बेची, तो उससे भी पैसा आएगा आपको। और कोई आइटम जिससे पैसा आने वाला हो, पहले तो ये देख लेते हैं हम। आई डोंट थिंक सो, मतलब दो ही चीज़ें मेरे को दिख रही है जिससे यहाँ से पैसा आ रहा है। अगर आगे कुछ रहा तो हम उसमें ऐड लेस कर सकते हैं। कैश बजट है तो ओपनिंग क्लोजिंग दिखाएंगे हम उसे। ओपनिंग कैश, ठीक है। पेमेंट, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, पहला। क्रेडिटर्स के बाद में वेजेस का पेमेंट करेंगे, ओवरहेड का पेमेंट होगा, और क्या क्या पेमेंट है? वेजेस, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर। ओवरहेड हो गया, लेबर यानी वही वेजेस। रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, न्यू प्रिंटिंग प्रेस खरीदी जाएगी तो प्रिंटिंग प्रेस खरीदने का खर्चा। कॉरपोरेशन का टैक्स आप भरोगे, उसमें भी आउटफ्लो जाएगा। और क्या है आपका? डेप्रिसिएशन छोड़ दो, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ठीक है। आई थिंक इतना ही है जो आपने कंसिडर करना है। और उसके बाद आएगा सर क्लोजिंग बैलेंस, और आपका ये कैश बजट तैयार। अब सबसे पहले बात करते हैं सर वर्किंग नोट 1। डेटर्स के रिसिप्ट्स की, ठीक है। अब सर ये पेमेंट भी तो अलग अलग टाइम पे करेंगे ना, एक सेकेंड। अब डेटर्स के रिसिप्ट्स पे डिपेंड करता है कि हमने माल कितना बेचा। मंथ, हमको कौन सा मंथ काम आएगा? नवंबर से लेके तो जून तक के सेल्स ले लेते हैं, बाकी कुछ काम नहीं आएगा आपको। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। यूनिट्स आपने कितने बेचे पहले तो ये लिख लो। 1000, 1000, 1000, 1250, 1500 और 2000। फिर 1900 और 2200, अरे 1000, 1000, 1000, 1250, 1500 और 2000, ये गड़बड़ ना बहुत नुकसान देगी। बारह सौ पचास, और फिर लास्ट के 2 महीने हैं आपके 1900 और 2200। अब आप सेल्स ले लो, यूनिट्स इनटू 15 रुपये कर लें हम, क्योंकि 15 रुपये में एक यूनिट बिक रहा है आपका पूरा क्रेडिट में। तो आपका टोटल जो प्राइस आता है वो है 15,000, 15,000, 15,000, 18,750, 22,500, 30,000,
28,500, 33,000। ठीक है। अब 40% इन 1 मंथ, 60% इन सेकंड मंथ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ हम ले लेते हैं। आप देखोगे 40% 1 मंथ आफ्टर द सेल, 60% 2 मंथ्स आफ्टर द सेल। सो सेल के जस्ट 1 महीने बाद 40% रिसीव हो जाएगा। तो ये आता है 6,000, 9,000, 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। अरे रे रे रे, दूसरे महीने में 9,000 है, तो ये हो गया 9,000। अब 18,750 का 40, 7,500, 11,250, 9,000, 13,500, 12,000, 18,000, 28,500 का 40%, 11,400। अब उसके बाद बैलेंस 17,100 बचता है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो जून के बाहर जा रहा है। अब हम कर लेंगे सर टोटल। जनवरी से ही बनाना है ना हमको, तो जनवरी से टोटल करोगे 15,000, 15,000, 16,500, 20,250, 25,500, और 29,400। समझा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पहला फिगर। आपको चाहिए सिर्फ 6 फिगर ही, क्योंकि आपको अप्रैल से जून तक बनाना है। सो 15, 15, 16,500, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अबे कब से लेना है अपन को? जनवरी से। 15, 15, 16,500, 20,250, 25,500, और 29,400। ये हो गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो हमने बेची थी। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमने कब बेची है? 25,000 की बेची है मई मंथ में, और 10,000 की खरीदी है मई मंथ में। सो 25,000 की हमने, अरे यार ये ऊपर क्यों आ जाता है बार बार? मई मंथ में 25 की आपने बेची, और 10 की आपने खरीदी। ठीक है, आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ। बाद में कुछ लगा तो सर कर लेंगे कैलकुलेशंस। पच्चीस, 50,500 और 29,400। अब आते हैं सर पेमेंट टू क्रेडिटर्स सेकंड वर्किंग नोट पे। इसमें आएगा मज़ा।
क्रेडिटर्स को जो आप पेमेंट करते हो वो डिपेंड करता है आपने कितना माल खरीदा। अब यहाँ पे स्टॉक की कुछ बातें की गई है कि मेरे को ये देखने दो। आई डोंट थिंक सो कि स्टॉक नाम की कोई चीज़ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो ध्यान दो। अब मैं क्रेडिटर्स के केस में क्या हो रहा है ये चीज़ ध्यान देना कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो 2 महीने पहले, ठीक है, जब भी सेल किया उसके 2 महीने पहले, और उसका पेमेंट कर रहे हो 2 महीने बाद में, यानी कि जब सेल किया तभी उसका पेमेंट हो रहा है। तो हाँ, आप सीधा लोगे जैन से फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यूनिट्स परचेज्ड। 2 महीना पीछे ले ही लो, नवंबर, दिसंबर। परचेज जो आपने किया वो यहाँ पे आप दिखाओगे। अब नवंबर में आपने कौन सा यूनिट परचेस किया होगा? जो जनवरी में सेल किया होगा। तो जनवरी के सेल किए हुए टाइम से आपको चालू करना है। तो जनवरी में आपने 1000 यूनिट बेचे थे, तो यहाँ से आप शुरू करोगे। 1000 यूनिट आपने खरीदे नवंबर में, बनाए नवंबर में और बेचे जनवरी में। तो हम सिर्फ परचेस की बात कर रहे हैं। 1000, 1250, 1500 और 2000। फेब में 2000, अरे नहीं, हाँ, 1000, 1250, 1500, 2000, 1900, 2200, 22 और 2300। अब परचेसेस कितना हो गया? क्रेडिटर्स जो है कितना क्रिएट हो गया? जो भी यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल। आपने कितने का खरीदा सर? ऊपर लिखा हुआ है रॉ मटेरियल आपने 5 रुपए का खरीदा है, तो 5 रुपए का रॉ मटेरियल यहाँ आएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 5000। ये हो जाएगी आपकी 7500, 6250। ये हो जाएगी आपकी 15 × 5 75, 7500। ये हो जाएगी 10,000। ये हो जाएगी 19 × 5 9500, 22 × 5 दैट्स 11,000, 11,000, 11,500। ठीक है। और पेमेंट भी यहीं पे है सर, ऐसा है क्या? नहीं, पेमेंट कब किया आपने? 2 महीने बाद, प्रोडक्शन के 2 महीने बाद। तो पहला पेमेंट आपका यहाँ आएगा, और ये है पैटर्न आपके पेमेंट्स का। 10,000, 9,500 और 11,000। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 5, 6, 2, 5, 5 और 6, 2, 50, 7,500। 5, 6, 2, 50, 7,500, 10, 9.5 और 11। ठीक है, ये खत्म। वर्किंग नोट 3 वेजेस। वेजेस का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखो। वेजेस का 2 अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बीच में कहीं तो जाके वो बढ़ रहा है। अब कंपनी इज गोइंग थ्रू, सॉरी, वेजेस अगर आप देखोगे तो 75% ऑफ द वेजेस आर पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन एंड 25% इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब अगले महीने में। और वेज इंक्रीज ऑफ 12.5% विल टेक प्लेस ऑन 1st of March।
तो हमने जनवरी से शुरू किया तो भी आज सच कोई इशू नहीं है, पुराना पेमेंट आएगा आएगा। ठीक है। ये मैंने ले लिया फिर से यहाँ पे, क्योंकि जितना मैंने प्रोड्यूस किया है सर, अरे ये गायब क्यों हो रहा है? मैं यहाँ पे प्रोडक्शन लिखता हूँ कि मैंने प्रोडक्शन इतना किया है, तो जो वेजेस है, वेजेस एंड ओवरहेड का एक ही कैलकुलेशन कर ले, सबसे बढ़िया रहता। बट ठीक है, चलो देखते हैं। समझ से नहीं आ रहा है तो ठीक है। यूनिट्स जो भी है, रॉ मटेरियल वेजेस कितना लग रहा है देखो, लेबर अपना लग रहा है 4 रुपये का सर, ठीक है। तो 4 रुपये का लेबर अगर हम लगाए तो यहाँ हो रहा है 4,000, यहाँ हो रहा है 6,000, नहीं सॉरी 5,000, यहाँ हो रहा है 6,000, 8,000। और अब मार्च महीने में लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर लेबर बढ़ा तो आप ध्यान देना, यूनिट्स इनटू कितना, कितने से लेबर बढ़ रहा है, 12.5% से लेबर अगर बढ़ा तो 4 रुपये पे 12.5% होता है 4.5 रुपये, मतलब 50 पैसे। तो ये हो गया 4.5 रुपये। अब अगर आप यहाँ से 4.5 रुपये करो, सो 1900 इंटू 4.5 आता है 8550, ठीक है। 8550, 2200 इंटू 4.5 आता है 9900, 2200, ये भी 9900, ये आता है 10,350। एक सेकंड ना, तो ये है आपका टोटल पेमेंट। और अब आप पेमेंट कैसे करोगे देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 70%, सॉरी 75% इन द सेम मंथ एंड 25% इन द नेक्स्ट मंथ। तो पेमेंट एक तो दो टर्म में होगा, 75 एंड 25%, फिर टोटल हम करेंगे। तो 4,000 इंटू 75% इस 3,000, इसी महीने में पेमेंट किया, 1,000 अगले महीने पे चला गया। 5,000 का 75% इस 3,000, 750, 1250 अगले महीने चला गया, ठीक है। 6,000 का 75% इस 4,500, और 1,500 अगले महीने चला गया। 8,000 का 75% इस 6,000, और 2,000 अगले महीने चला गया। 8,550 का 75% इस 6,413, तो 2,137 यहाँ आ गया। 9,900 का 75% इस 7,425, और 2,475 यहाँ आ गया।
फिर 7425 और 2475, फिर 10,350 का 75%, 7763, और बाकी अगले महीने, तो जो वो हमको लेना नहीं है। तो ये है टोटल आपका खर्चा। अब आप कर लो टोटल जो पेमेंट हुआ, और आपको करना है सर सिर्फ जनवरी से लेके जून तक, क्योंकि आपको वो ही लेना है आगे, ठीक है। तो 4 और 1 5,000, 750, 7,500, 8,413, 9,500, अच्छा नहीं, 7 और 5 12, 7 4 2 5 प्लस 2 1 3 7, सो दैट्स 5062, ठीक है। फिर 7 4 2 5 प्लस 2 4 7 5, दैट्स 9900, और 7763 प्लस 2475, दैट्स 10,238। ये है पेमेंट का स्ट्रक्चर जो कि आपको ऊपर लेना है, ठीक है। समझ में आया होगा आई होप। 5750 और 7500, 84135062, अबे ऐसी गड़बड़ हो जाती है यार। 9562 है ये। नाइन फाइव सिक्स टू। नाइन नाइन डबल ज़ीरो 10,238। अब बात करते हैं सर ओवरहेड्स की। वर्किंग नोट नया वाला, इसको फिर से मैं कॉपी करूँगा, इस चीज़ को कॉपी करेंगे हम। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वर्किंग नोट फॉर ओवरहेड्स। सबके लिए वर्किंग नोट्स है सर, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। ये है आपका प्रोडक्शन, और ओवरहेड जो है आपके किस हिसाब से लग रहे हैं ध्यान दो। ओवरहेड्स के बारे में क्या लिखा है, वेरिएबल ओवरहेड्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन, मतलब अगले महीने पे किए जाते हैं, और 25% बढ़ेंगे अप्रैल में, और पेमेंट कितना है ओवरहेड का, 2 रुपये, ठीक है। यूनिट्स इंटू 2, तो 2,000, ये हो गया 2,500, ये हो गया 3,000, 4,000। कब बढ़ेंगे बोला इन्होंने, अप्रैल में ना, ठीक है, 25% से अप्रैल में बढ़ाएंगे। 1900 का 3800। अब अगर आप 25% से बढ़ाते हो तो ये हो जाता है 2.5, तो इंटू 2200, दैट्स 5500, 5500, 5,750, ठीक है। और क्लियर कट लिखा है सर कि अगले महीने में हम इसका पेमेंट करेंगे। सो 2,000 का पेमेंट कहाँ होगा, दिसंबर में, यहाँ 3,000, 4,000, 3,800, 5,500,
5500, ठीक है। अब हमने कहाँ से लेना सर, सिर्फ जनवरी से। सो 2.5, 3, 4 ये आएगा यहाँ पे 2,500, 3,000, 4,000, 3,800, 5,500 और 5,500। ये हो गया। अब बारी है सर कॉरपोरेशन टैक्स की, जो कि क्वेश्चन में लिखा है 10,000 इन मार्च। तो मार्च में हम 10,000 का पेमेंट करेंगे तीसरे महीने में। खत्म। आई डोंट थिंक सो कि अब इसके अलावा और कुछ बाकी है। मैं एक बार बस, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इसकी तो टोटल हमने की नहीं ना, पहले इसकी टोटल कर लेते हैं। सो दैट्स 13,250, सोलह 750, 29,913, 10,9,562 प्लस 3,800 दैट्स 23,362। दो और फिगर है, $34,900। लास्ट वन इज 26,738। ठीक है, ये हो गया आपका मैटर क्लोज। अब ओपनिंग कैश बैलेंस क्या थी ये देख लो एक बार। द कंपनी प्रेजेंटली हैज अ कैश बैलेंस एट द बैंक ऑन 31 दिसंबर ऑफ 1,500 रुपीज। अब कहानी शुरू होगी सर यहाँ से कि 1,500 का बैलेंस था। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको ए प्लस बी माइनस सी करोगे तो आपको आएगा डी। ठीक है, सो ए प्लस बी माइनस सी आप करोगे तो आपको आएगा डी। 1,500 का ओपनिंग प्लस 15,000 माइनस 13,250, सो दैट गिव्स यू 3,250। ठीक है, ये बन जाएगी ओपनिंग अगले महीने की, प्लस 15,000 का और कैश कलेक्शन लेस 16,750, तो आपको आएगा 1,500 रुपये का बैलेंस, जो कि जाएगा यहाँ पे 1,500, जिसमें 16,500 ऐड होगा और 29,913 माइनस होगा। तो अब आया सर नेगेटिव में 11,913 का। ठीक है, जो कि यहाँ होगा सर 11,913 का बैंक में। उसमें हम ऐड करेंगे 20,250 और माइनस करेंगे 23,362, दैट्स 15,025 नेगेटिव। यहाँ आएगा सर 15,025 नेगेटिव, जिसमें ऐड होगा 50,500 और माइनस होगा सर 34,900। सो अब बचा पॉजिटिव 575। अब ये जाएगा सर ओपनिंग में जून के, जिसमें ऐड होगा 575 में 29,400 का रिसिट माइनस 26,738, सो दैट्स 3,237। समझा क्या क्या किया? ओपनिंग कैश बैलेंस में आपको और कितना सेल्स रिसिप्ट हुआ वो ऐड करो, पेमेंट कितना हुआ माइनस करो, तो क्लोजिंग मिलेगा। उसको नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनाओ, फिर से रिसिप्ट ऐड करो, पेमेंट माइनस करो, क्लोजिंग मिलेगा।
फिर उसके नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनाओ और ये प्रोसीजर जारी रखो और ये आपका कैश बजट तैयार। अगर आप ऐसा देखना चाहें, ओके सॉरी थोड़ा सा ये खींच गया ना, हाँ नहीं आएगा। अगर आप ऐसा देखना चाहें तो ये रहा आपको कैश बजट, यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एक ही इसमें, अगर आप देखना चाहो तो। इट्स गुड, इट्स गुड। लिख लो सर, नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम लेते हैं, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ। विल ट्राई टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। चले सर आगे देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब बारी आती है खुद कुछ सॉल्व करने की। सो
Question number 6 is not going to be that much difficult. This is your homework. Question number 7 जो है ये भी आपका होमवर्क है. इसमें मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट 1 जो है उसके आखिरी के क्वेश्चन से ये ज़्यादा रिलेटेबल है, तो आपको ये पता चल जाएगा. लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करना बस. एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ध्यान देंगे सर. क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क है. 6, 7, 8 ये तीनों आपके होमवर्क रहेंगे. लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर क्वेश्चन नंबर 9 जो हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, बाकी तो आपके लिए इजी जाएगा, मतलब आज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा. स्लाइड्स के साथ आप उसको सॉल्व करें. मतलब मैं तो आपको बताऊंगा पहले आप खुद गलती सलती से जितना भी हो सकता है सॉल्व करो, उसके बाद में स्लाइड्स देखो तो आपको पता चलेगा आप कहाँ गलत हो रहे थे. क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो अपन उसको सॉल्व करते हैं. बट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का काफ़ी छोटा रहेगा, इतना बड़ा नहीं है. मतलब क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही छोटा आपका आंसर रहेगा. आइए देखते हैं. प्राची लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ रेंज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स टू होलसेल कस्टमर. अच्छा, प्राची लिमिटेड कौन है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है अ रेंज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यानी कि सफाई करने के मटेरियल. टू होलसेल कस्टमर इट हैज 3 सप्लायर एंड 2 कस्टमर. 3 लोगों से ये रॉ मटेरियल लाती है, बनाती है और 2 कस्टमर्स को बेचती है. नॉर्मली बस यही है, होलसेल है ना, छोटे कस्टमर्स बहुत कम होते हैं इसमें. प्राची लिमिटेड रिलाइज ऑन इट्स क्लियर्ड फंड्स फोरकास्ट टू मैनेज इट्स कैश. तो अब इसने कुछ फोरकास्टिंग की है, उस पर ध्यान दो. क्लियर्ड फंड्स का मतलब होता है ऐसे पैसे जो क्लियर हो चुके हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो चुके हैं. यू आर एन अकाउंटिंग टेक्नीशियन फॉर द कंपनी एंड हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ क्लियर्ड फंड्स फोरकास्ट. क्लियर्ड फंड्स फोरकास्ट का कोई और नया मीनिंग नहीं है सर, ये और कुछ नहीं, कैश बजट आपको बनाने के लिए बोल रहे हैं. ये एक नया तरीका है उस चीज को बोलने का. फॉर द पीरियड मंडे 7 जनवरी टू फ्राइडे 11 जनवरी 2007. आप एक उसको काम करो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आई थिंक 2013-14 है, तो दिस इज 14, दिस इज 13, ऐसा कर लो, उसको सही रहेगा. इसको भी 14 कर लो, ठीक है. आगे भी सारा ऐसे ही होएगा. सो 7 जनवरी से 11 जनवरी तक 7, 8, 9, 10 और 11 सिर्फ 5 दिन का आपको डेली कैश बजट बनाना है. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब कस्टमर्स की बात करते हैं तो 2 ही कस्टमर है हमारे, W और X. अभी W को जब हमने माल बेचा तो उसको कहा कि 1 महीने बाद तू पेमेंट कर देना. उसको BACS मेथड से माल बेचा गया. BACS का मतलब होता है बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सर्विसेज. इसका मतलब ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है. अब इससे अमाउंट
तुरंत ट्रांसफर होती है, तुरंत सामने वाले के अकाउंट में आ जाती है। तो 7 जनवरी 2014 को जो माल बेचा वो था 1,50,000 का, और 7 दिसंबर 2013 को जो बेचा था वो है 1,30,000 का। एक्स लिमिटेड भी अपना कस्टमर है, लेकिन उसको हम कोई क्रेडिट टर्म पे नहीं देते माल। यानी कि तू आज अगर तूने मुझसे खरीदा तो तूने आज ही पेमेंट करना है, लेकिन वो पेमेंट कैश में नहीं कर रहा। आप देखोगे अगले वाले कॉलम में तो वो चेक में पेमेंट कर रहा है। तो वो चेक तो हमको आज दे देगा, लेकिन आज हमारे पास कैश नहीं आएगी। ये हो सकता है दूसरे तीसरे दिन आए। अब 7 जनवरी 2014 को हमने उसको 1,80,000 का माल बेचा, 7 दिसंबर 2013 को उसको 1,60,000 का माल बेचा, एक ही महीने पहले। एक्स लिमिटेड का जो चेक है, सेकंड वाली टर्म देखो, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। सो एक्स लिमिटेड का जो चेक है विल बी पेड इनटू प्राची लिमिटेड्स बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे एज द सेल इज मेड एंड विल क्लियर ऑन द थर्ड डे फॉलोइंग दिस। मतलब आज का दिन छोड़ के 1, 2, 3 यानी 8, 9, 10, आज क्या है सर 7 तारीख अगर है, देखो दिसंबर की तो बात ही नहीं, जनवरी का चल रहा है मामला, ये मामला जनवरी का चल रहा है, ठीक है। तो जनवरी में जो सेल किया 1,80,000 का सेल किया 7 तारीख को, ये दिन छोड़ के अगले तीसरे दिन 8, 9, 10, तो ये 10 तारीख को क्लियर होगा 1,80,000 का माल। और अगर आप डब्ल्यू लिमिटेड की बात करोगे तो डब्ल्यू लिमिटेड एक महीने बाद पेमेंट करता है। तो बताओ 7 तारीख से जनवरी के 11 तारीख तक अगर कुछ उससे पैसा आ रहा है तो वो पिछले महीने का होगा, ये तो मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इस महीने का जो 1,50,000 का माल बेचा है ये अगले महीने फरवरी में आएगा, ठीक है। उस टाइम पे ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम से आएगा, जब भी पे करेगा तुरंत आएगा, लेकिन वो पे ही नहीं कर रहा, एक महीने बाद पेमेंट करेगा। तो जो डब्ल्यू लिमिटेड से हमको मिलने वाला है वो है 1,30,000 जो पिछले महीने हमने उसको सेल किया था। 7 दिसंबर से 7 जनवरी एक महीना कंप्लीट हुआ, वो हमको 7 जनवरी को पेमेंट कर देगा, और बीएसीएस से कर रहा है तो हमारे पास 7 तारीख को ही पेमेंट आ जाएगा। तो देखो 2 कस्टमर्स है आपके पास में, लेकिन पेमेंट की डेट अलग अलग आ रही है। 1,30,000 7 तारीख को आएगा, 1,80,000 10 तारीख को आएगा। अब आप क्वेश्चन रेज करोगे सर वो जो 1,60,000 है एक्स लिमिटेड का वो कहाँ गया? अरे वो दिसंबर में ही आ गया, तीसरे दिन। 7 के बाद 8, 9, 10, वो 10 दिसंबर में आ गया था, ये 10 जनवरी को आ रहा है। हमारे 7 दिन में कौन कौन से पेमेंट्स फंस रहे हैं? 1,30,000 और 1,80,000 के। तो ये है रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स। आगे पेमेंट टू सप्लायर, 3 सप्लायर है अब आपके पास में। हम एक काम करते हैं ना, साथ साथ में करते जाते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सारा वापस पढ़ेंगे तो वापस एक और बार पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, 7, 8, 9, 10, 11 ओपनिंग होगा तो रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। तो 2 पेमेंट आए कस्टमर से, क्योंकि 2 ही कस्टमर है अपने पास में। एक है 1,30,000 का जो 7 तारीख को आ जाएगा जनवरी को, और फिर पूरे महीने कुछ नहीं आएगा, अब 7 फरवरी को आएगा। और ये जो 7 जनवरी को पेमेंट आया ये दिसंबर वाला पेमेंट था, याद रखना, क्योंकि एक महीने बाद पेमेंट कर रहा है। आप बोलोगे सर कहाँ गया? अब आप बोलोगे सर 1,50,000 का पेमेंट कहाँ गया? ये वाला हमने जनवरी में माल बेचा तो जनवरी में 1,50,000 लेना चाहिए, नहीं लूंगा। क्यों? 1,50,000 सर फरवरी में आएगा उसका, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड का कितना पैसा आएगा हमारे पास में? 1,80,000, लेकिन वो 7 तारीख को सेल हुआ था जनवरी के, 7 तारीख को नहीं मिल रहा, 10 तारीख को आएगा। कौन है डब्ल्यू और एक्स? ठीक है, आगे चले। पेमेंट टू सप्लायर्स में देखो अब 3 तरह के सप्लायर है। ए लिमिटेड को हमने 1 कैलेंडर मंथ का टाइम दिया, उसको 2 कैलेंडर मंथ का टाइम दिया, और उसको कुछ भी टाइम नहीं दिया। अब पेमेंट मेथड अगर आप देखोगे तो ए लिमिटेड को स्टैंडिंग ऑर्डर है, बी लिमिटेड को चेक से पेमेंट करेगा वो हमको, सी लिमिटेड भी चेक से पेमेंट करेगा। अब
क्योंकि 2 महीने आ रहे तो 2 महीने पीछे भी तो जाना पड़ेगा ना। अब जनवरी चल रहा है तो 2 महीने पीछे जाओगे तो दिसंबर और नवंबर, इसलिए आप देखोगे नवंबर के भी परचेसेस आपको दिए हुए हैं। अब ए लिमिटेड की बात करते हैं। पहले तो सप्लायर आया ना, यहाँ सप्लायर लिखते हैं, पेमेंट टू सप्लायर। ABC, ए की बात करते हैं। इसको 1 महीने का टाइम हमने दिया था। अब आप बताओ, अगर उसको 1 महीने का टाइम दिया है तो 7 जनवरी को जो उसको उससे परचेस किया, मतलब सॉरी, उससे 1 महीने का टाइम हमने लिया था, तो जो 7 जनवरी को परचेस किया इसका पेमेंट कब करेंगे सर? फरवरी में करेंगे। तो ये हमारे पीरियड में आता क्या? जनवरी से। 7 जनवरी से 11 जनवरी के पीरियड में जो आता है सिर्फ वो ही लिया जाएगा सर, ये चीज ध्यान रखो। तो ये नहीं आ रहा, काट दिया। अब दिसंबर का जो परचेस है ये कब पेमेंट करेंगे? 7 तारीख का पेमेंट ये करेंगे सर 7 जनवरी को। आई बात समझ में? तो ये हमारे इसमें आ रहा है, ठीक है। और ये भी हमारे इसमें नहीं आ रहा नवंबर वाला पेमेंट, क्योंकि 1 ही महीने का टाइम है। अब इसके बारे में कुछ लिखा है, ए नंबर के पॉइंट में ध्यान दो। प्राची लिमिटेड हैज सेट अप अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर ₹45,000 अ मंथ। 1 महीने में सिर्फ 45,000 का खर्चा होगा। टू पे फॉर सप्लाईज फ्रॉम ए लिमिटेड। ए लिमिटेड से हम कितना भी खरीदे, 45,000 रुपए का उसको 1 महीने में पेमेंट जाएगा। थोड़ा थोड़ा मिला के, आधा आधा मिला के, लेकिन पूरे महीने भर में सिर्फ 45,000 का पेमेंट जाएगा। Supplies from A Limited. This will leave Prachi's bank account on 7 January. Every few months, an adjustment is made to reflect the actual cost of supplies purchased. You do not need to make this adjustment. खत्म। क्लियर कट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 45,000 तक की लिमिट है, उतना ही पेमेंट जाएगा। उसके बाद अब अगर आप क्वेश्चन देखो तो सर 55,000 का हमने उससे दिसंबर में खरीदा था, लेकिन लिमिट क्योंकि 45,000 की सेट करके रखी है तो इस महीने उसको सिर्फ 45,000 का पेमेंट जाएगा। तो हम, और ये कब बोल रहा, 7 जनवरी को ही, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे 45,000 का पेमेंट दिखा देते हैं, फिर कुछ नहीं। अब आप बोलोगे सर 55 का खरीद के 45 का दिखाया, ये तो गलत हो गया। आप दिमाग नहीं लगा रहे। हमको क्या करना, हमको कैश दिखाना है कि कितना पे हुआ, बाकी का बैलेंस रहेगा ना, मांगेगा वो अगले महीने मांगेगा, और एक एडजस्टमेंट किया जाएगा। आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो उस 10,000 के लिए छोड़ दो। पेमेंट कितना गया? 45 का। बी लिमिटेड के केस में 2 महीने बाद हमको चेक मिलता है। तो 85,000 का जो परचेस किया, सॉरी हम चेक देते हैं, मैंने गलत बोला। 85,000 का जनवरी को जो परचेस किया वो मैं फरवरी और मार्च में पेमेंट करूंगा, जो हमारे पीरियड के बाहर है। दिसंबर का जो परचेस किया वो मैं जनवरी और फेब में परचेस पेमेंट करूंगा, जो कि हमारे पीरियड के बाहर है। और 75 का जो मैंने नवंबर में खरीदा था वो मैं अब पेमेंट करूंगा, और चेक से पेमेंट करूंगा। ध्यान देंगे क्या लिखा उसके बारे में। प्राची लिमिटेड विल सेंड आउट बाय पोस्ट। मैं पोस्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू चेक भेजूंगा बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को 7 जनवरी को ही। लेकिन 7 जनवरी को आउटफ्लो मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि चेक भेजा है तो अपने अकाउंट से 7 तारीख को नहीं निकलेगा पैसा। द अमाउंट्स विल लीव इट्स बैंक अकाउंट ऑन द सेकंड डे फॉलोइंग दिस। इस दिन को छोड़ के जो दूसरा दिन आएगा, पहला दिन 8 तारीख, दूसरा दिन 9 तारीख, तो उस दिन बैंक से पैसा जाएगा। सो दोनों के केस में पैसा कितना बन रहा है? इसके केस में तो 75,000 बन रहा है। और सी लिमिटेड को हम कोई भी लिमिट नहीं दे रहे हैं। उसको जिस दिन, सी लिमिटेड हमको कोई भी लिमिट नहीं दे रहा है, तो जिस दिन हमने उससे माल खरीदा उस दिन उसे चेक देना पड़ता है। हमने ये माल जब खरीदा था तो ये उसी टाइम पे नवंबर में पेमेंट हो गया, ये उसी टाइम पे दिसंबर में पेमेंट हो गया, और ये पेमेंट है जो अभी फंस रहा है। तो 75,000 बी लिमिटेड का, 95 सी लिमिटेड का। और ये पेमेंट कब हो रहे हैं सर? 9 तारीख को। 7 तारीख को छोड़ के जो दूसरा दिन आ रहा है, 75,000 और 95,000। ठीक है,
सप्लायर्स भी खत्म हुए आपके। अब बात करते हैं सर वेजेस एंड सैलरीज की। तो मैं वेजेस लिख लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। अरे वेजेस अगर आप देखोगे तो एक तो ना पहले बाकी सब बंद करने दो, क्योंकि बेकार में ना बैटरी खराब हो रही है। अब वेजेस अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2013 और ये है 14 जनवरी 2014। वीकली वेजेस 12,000, जनवरी के जो वेजेस है 13,000 वीकली। मंथली सैलरीज 56,000 और 59,000। नीचे देखो, फैक्ट्री वर्कर्स यानी कि ये जो वेजेस वाले हैं लोग हैं वो आर पेड कैश वेजेस, दे विल बी पेड 1 वीक्स वेजेस ऑन 11 जनवरी को उनको पेमेंट होगा फॉर द लास्ट वीक्स वर्क डन इन दिसंबर। दिसंबर के आखिरी हफ्तों में जो उसने काम किया उसका पेमेंट उसको 11 जनवरी को मिलेगा। तो इसमें हमको जो रिलेवेंट अमाउंट है वो है दिसंबर वाली जो पेमेंट करेंगे। अब जनवरी के जो 13,000 है वो फरवरी में जाएगा, तो वेजेस का 12,000, 1 2 3 4, ये 12,000 को यहाँ दिखाओगे। सैलरीज ले लो। अब सैलरीज की अगर बात आई है तो नीचे देखो क्या लिखा है, ऑल द ऑफिस वर्कर्स आर पेड सैलरीज बाय BACS मेथड, यानी इमीडिएट ट्रांसफर होता है जिस दिन हमने एंट्री मारी। सैलरीज फॉर डिसंबर विल बी पेड ऑन 7 जनवरी, तो इस केस में भी ये 56,000 का पेमेंट होएगा 7 जनवरी को। ठीक है, एक सेकंड ना। एक सेकंड बस होल्ड करना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। चलो सर आगे देखते हैं। यहाँ 56,000 का आपने पेमेंट कर दिया और अब कुछ भी पेमेंट करना बाकी नहीं, तो सैलरीज और वेजेस भी हमने खत्म कर दिया। अब इसके बाद आते हैं अगले वाले पार्ट पे, ये है अदर मिसलेनियस पेमेंट। अब और भी कुछ पेमेंट बाकी है क्या? हाँ सर पेमेंट बाकी है, ध्यान दो। एवरी मंडे मॉर्निंग द पेटी कैशियर विदड्रॉज 200 फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट फॉर द पेटी कैश। 200 रुपए निकल गए पेटी कैश के लिए। द मनी लीव्स प्राचीज बैंक अकाउंट स्ट्रेट अवे। जब भी आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो तुरंत पैसा बाहर आता है, ठीक है। तो एवरी मंडे 200 का आपको पेटी कैश दिखाना है। तो 200 का पेटी कैश का यहाँ पे आप आउटफ्लो दिखाओगे। पेटी कैश छोटे मोटे खर्चे यू नो। अब मंडे को बोला उन्होंने, तो मंडे कब आ रहा है अभी इधर देखो, मंडे 7 जनवरी टू फ्राइडे 11 जनवरी बोला ना इन्होंने। तो 7 जनवरी को ही उसने 200 रुपए निकाल लिए, तो ये मैं 200 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद सेकंड, द रूम क्लीनर, रूम को क्लीन करने वाले को हम पे करते हैं 30 रुपए फ्रॉम पेटी कैश एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग। ये पूरा पार्ट जो है अब आप कर दो इग्नोर। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा दिया गया अब हमारे पैसों में से नहीं दिया गया, वो पेटी कैश निकाल लिए थे उसमें से दिया गया 200 रुपए में से। अगर आप 30 रुपए भी लोगे ना आउटफ्लो, तो 200 भी गया, 30 भी गया, 230 गया दिखेगा बैंक अकाउंट से, जबकि हमारे अकाउंट से 200 ही निकले। अब इसी पैसों में से तो रूम क्लीनर को दिया गया था, आई बात। और 200 पूरा ले लिया, यानी उस 30 रुपए को भी मैं काउंट कर चुका हूं जिस दिन गए। तो अब ये वेडनेसडे को क्या दिया क्या नहीं दिया मैटर नहीं करता, तो ये आप कंसिडर नहीं करोगे। सी पॉइंट पे ध्यान दो। ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर्ड बाय टेलीफोन ऑन ट्यूसडे 8 जनवरी। 8 तारीख को सुबह सुबह
फोन करके ऑफिस की स्टेशनरी मंगाई गई टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 300 की। अब ये पेमेंट किया गया सर डेबिट कार्ड से कंपनी के। सच पेमेंट्स आर जनरली सीन टू लीव द कंपनी अकाउंट ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। 8 तारीख को ऑर्डर किया डेबिट कार्ड से, जो कि 9 तारीख को निकल जाएगा बैंक अकाउंट से। तो कैश फ्लो कब का दिखाए हैं सर इसमें? स्टेशनरी 300 की स्टेशनरी है, 8 तारीख का 9 तारीख को निकलेगा, तो ये 9 तारीख को 300 रुपये दिखाओ। ठीक है, और क्या बाकी? लास्ट आइटम, 5 न्यू सॉफ्टवेयर, 5 नए सॉफ्टवेयर ऑर्डर किए गए ओवर द इंटरनेट, ऑनलाइन ऑर्डर जनवरी में, 10 जनवरी को, मतलब 11 के एक दिन पहले, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6500। अ चेक विल बी सेंट आउट ऑन द सेम डे। हमने चेक भेज दिया 10 तारीख को। अब चेक का क्लियरेंस कब होता है सर हमारे? आप अगर ध्यान दोगे, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द सेकंड डे फॉलोइंग दिस, 10 तारीख छोड़ के दूसरा दिन, 10 तारीख छोड़ो तो 11 पहला दिन, और 12 तारीख को ये पैसा बैंक अकाउंट से निकला। क्या हमने ये 6500 कहीं लिखना चाहिए? नहीं। 7 तारीख से 11 तारीख का ही पीरियड है जिसमें हम बना रहे हैं, 12 तारीख तो है ही नहीं सर, इसको छोड़ दो। अदर इंफॉर्मेशन, द बैलेंस ऑन प्राचीज बैंक अकाउंट विल बी 2 लाख रुपीज ऑन 7 जनवरी 2007। दिस रिप्रेजेंट्स बोथ द बुक बैलेंस एंड द क्लियर्ड फंड्स। अब बुक में भी इतना दिख रहा है और बैंक अकाउंट की पासबुक में भी इतना दिख रहा है। ठीक है, क्लियर्ड फंड्स का मतलब रिक्वायर्ड, प्रिपेयर अ क्लियर्ड फंड्स फोरकास्ट फॉर द पीरियड मंडे 7 जनवरी टू फ्राइडे 7 जनवरी 2007। पासबुक बनाओ। इंक्लूसिव यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन शो क्लियरली द अनक्लियर्ड फंड्स फ्लोट ईच डे। पहले तो मैं क्लियर्ड वाला बात आपको क्लियर करता हूँ। ये है आपका बैंक का पासबुक, हमने तभी लिया है जब बैंक में से पैसा निकला है। ठीक है, तो ओपनिंग भी मैं एक काम करता हूँ, नीचे ले लेता हूँ, अभी वो सही रहेगा आगे दिखाने में। ये टोटल आती है 1,30,000, 1,80,000, और ये टोटल आती है सर 45,000, 56,200। तो ये हो गया 101,200। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 75, 95, 300, तो दिस इज़ 170,300। यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ है 12,000। ठीक है, सो नेट कैश फ्लो अगर हम करें तो 1,30,000 माइनस 101,200 का आपको 28,800 का आपको क्रेडिट एक्स्ट्रा दिखेगा। यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, और यहाँ 1,70,300 नेगेटिव, यहाँ 1,80,000 पॉजिटिव, और यहाँ 12,000 का नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस, क्लियर्ड फंड 2 लाख का बैलेंस था हमारे अकाउंट में, इससे क्लोजिंग आ जाएगा क्लियर्ड फंड, तो ये आ गया 2,28,000 800। तो ये बैलेंस चला गया यहाँ पे 2,28,800, क्लोजिंग इतना ही रहेगा 2,28,800, फिर से बैलेंस 2,28,800। अब एडजस्ट होएगा 58,500, ये यहाँ चला गया, प्लस 1,80,000, तो ये हो गया 238,500। ये ओपनिंग चला गया, माइनस 12,000, तो 2,26,500 क्लोजिंग क्लियर्ड फंड। ठीक है, हो गया ख़त्म। ये एक आंसर हो गया सर आपका।
लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुक्स के हिसाब से भी बताओ कि फंड्स का बैलेंस कितना है, उसको अनक्लियर्ड फंड बोलेंगे। तो अब ध्यान देना, इसको क्या नाम दे, रिसिप्ट्स इन फ्लोट। अब अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको ऐसी अमाउंट निकालनी है जो हमारी बुक्स में एंट्री हो गई है। हमने बुक्स में एंट्री ले ली कि भैया हमारे पास पैसा आ गया, लेकिन बैंक में नहीं आया। तो मैं आपको पहली चीज बता रहा हूं उसमें, अनक्लियर्ड। अनक्लियर्ड कब बोलते हो, जब आपके पास पैसा आ चुका है लेकिन बैंक में नहीं दिख रहा, यानी कि चेक। जब आपके पास में चेक आया तो आपने क्या एंट्री मारी, डेटर से जब चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो आपके बुक्स में बैंक अकाउंट में वो अमाउंट दिख रही है, लेकिन बैंक में नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि वो चेक के बेसिस पे आपने एंट्री मारी, अभी चेक को टाइम है क्लियर होने को। तो ये जो 1,80,000 रुपए अगर आप देख रहे हो, ये आए थे चेक के थ्रू। रिसिप्ट में तो एक ही चीज है, रिसिप्ट क्लियर है सर अपना, दो ही चीजें लेंगे अनक्लियर्ड में, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट में एक ही चीज है सर, चेक, ये जो इससे पैसा आया, इससे तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ गया था, तो इसकी कोई लेना देना है ही नहीं। ये जो 1,80,000 है, इसको हमने कोई भी टाइम नहीं दिया था, उसको उसी दिन 7 तारीख को पेमेंट करना था। उसने चेक दे दिया, हमने बुक्स में एंट्री ले ली कि बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बैंक में पैसा आ गया था? नहीं। बैंक में कब पैसा आया? 10 तारीख को, 8, 9, 10, यानी कि 3 दिन तक, 7, 8, 9 तक हमारी बुक्स में 1,80,000 दिख रहा था, लेकिन बैंक में नहीं दिख रहा था। यह है अनक्लियर्ड अमाउंट 1,80,000 की। तो 1,80,000 यहां दिख रहा था हमारी बुक्स में, 1,80,000 और 1,80,000। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी बुक्स में 2,28,800 प्लस 1,80,000 दिख रहा था उस दिन। फिर 2,28,800 प्लस 1,80,000, फिर 58,500 प्लस 1,80,000, ऐसे दिख रहा था बुक्स में। ऊपर जो निकाला सर वो तो बैंक अकाउंट, बैंक का पासबुक है। लेकिन अब पेमेंट क्लियर हो गया था उस दिन में, तो अब जो 238,500 है, ये हमने 1,80 ऊपर भी ले लिया, तो अब बैलेंस मैच कर रहा था हमारा। अब हम करेंगे पेमेंट्स इन फ्लोट। अब बताओ, स्टार्टिंग से कोई ऐसा पेमेंट है जो हमने कर दिया हो लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? सर, पेमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जो 7 तारीख को कुछ है क्या ऐसा? हाँ है। 2 पेमेंट है। ये तो 45,000 पहला वाला तो तुरंत ही हमारे बैंक से चला गया था, लेकिन ये जो 2 पेमेंट है बी और सी लिमिटेड के, 75,000 के और 95,000 के, कब किए? 7 नवंबर का पेमेंट 7 जनवरी को किया, और ये 95,000 का पेमेंट भी 7 जनवरी को किया। एक ही दिन में 2 पेमेंट हुए, 70 और 90, 160, और ये होता है 180। कितना हो रहा है? 75,000 प्लस 95,000, 1,70,000, सॉरी 1,70,000 की अमाउंट के चेक हमने दे दिए थे। एक सेकंड, एक लाख 70,000 के चेक हमने 7 जनवरी को दे दिए थे। वो क्लियर कब हुए? वो हमने यहाँ पे दिखाया कि क्लियर कब हुए सर। वो ये क्लियर हुए 9 तारीख को, ये वाले, ये 9 तारीख जो आपको दिख रही है ना बाजू में, ये 9 तारीख को। तो ये जो 2 दिन है, 7 और 8, हमारी बुक्स में तो 7 तारीख को ये एंट्री आ गई थी, क्योंकि हमने चेक दे दिया। तो एंट्री क्या हमारी? क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक दे दिया था। तो अन पेमेंट्स जो फ्लोट कर रहे थे, मतलब पेमेंट्स जो बचे हुए थे, पेंडिंग थे, वो था 1,70,000 का यहाँ पे, 1,70,000 का यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ है क्या, मेरे को बताओ। ठीक है, सप्लायर का पेमेंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया था तीसरे दिन। वेजेस का ऐसा कुछ भी नहीं था, ना सैलरीज का था, पेटी कैश का भी आई थिंक नहीं था। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट किया था। तो डेबिट कार्ड से जब स्टेशनरी का पेमेंट किया था आपने, 8 तारीख को पेमेंट किया था, उसी दिन बैंक में एंट्री ले ली होगी, लेकिन बैंक से पैसा 9 तारीख को गया। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा ध्यान और लगाऊं तो ये जो है 8 तारीख को मेरा जो अनक्लियर्ड अमाउंट है 1,70,000 नहीं, आपका 1,70,300 रुपए दिख रहा था।
इसमें 300 रुपए की और क्रेडिट एंट्री आ गई थी। यानी 8 तारीख को 2 ऐसे पेमेंट थे मेरे जो मेरी बुक्स में दिख रहे थे लेकिन बैंक में रिफ्लेक्ट होना बाकी थे। नेक्स्ट डे सारा का सारा क्लियर हो गया, 1,70,000 भी और वो 300 भी दिख रहा है ना ऊपर में। अब एक और चीज है सर, मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज है जो आपने बुक में एंट्री ले ली, आपने फिर से चेक दिया, जहां जहां चेक दिया ना वो सब आ रहा है यहाँ पे। आपने फिर से चेक दिया था किस चीज का, ध्यान दो, बहुत ही अच्छे से ध्यान दो। अब ये 5 नए सॉफ्टवेयर खरीदे थे 10 तारीख को और उसी दिन आपने चेक दे दिया था, लेकिन वो 12 तारीख को क्लियर हुए। तो आपकी बुक्स में आपने एंट्री कब मार दी? 10 तारीख को 6,500 की। तो ये जो 6,500 है आपके बुक्स में तो पेमेंट किया हुआ दिख रहा है, जो अब 10, 11 और 12 को क्लियर हुआ। तो 12 तो अपने पीरियड में आ ही नहीं रहा। इसके अलावा और कोई पेमेंट नहीं है जो मेरी बुक्स में है लेकिन बैंक में नहीं दिख रहा। इसको अनक्लियर्ड बोलते, जो मैंने एंट्री ले ली लेकिन बैंक ने नहीं ली, अनक्लियर्ड। अब करो टोटल। तो ये आ रहा है 10,000 का पॉजिटिव, ये आ रहा है तकरीबन 9,700 का पॉजिटिव, ये 1,80,000 का पॉजिटिव, निगेटिव 6,500, निगेटिव 6,500। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ बैलेंस एज पर बुक्स। तो 2,28,800 और 10,000 ये हो गया 238,800, 238,500, 238,500 again, 232, 220। मतलब क्या बता रहा हूं मैं, ए वाला जो कॉलम देख रहे हैं, रो देख रहे हैं ना, ये बैंक के हिसाब से बैलेंस था, और बी वाला जो आप रो देख रहे हैं ये बुक्स के हिसाब से बैलेंस था। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है ये सी, अगर आप बोलना चाहो तो, इन दोनों के बीच में। और ये है अनक्लियर्ड वाली अमाउंट उस दिन की, और उसकी डिटेल ऊपर वाले 2 रो में मैंने दे दी। तो जो क्वेश्चन ना 2 चीजें पूछ रहा था आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो, पहले तो बताओ कि सर क्लियर्ड फंड्स की डिटेल क्या है, मैंने दे दी बैंक का पासबुक, और अनक्लियर्ड फंड्स की डिटेल क्या है वो भी दे दी हमने। अनक्लियर्ड फंड्स की डिटेल इज इन द सी, नॉट बी, बी नहीं है वो, ध्यान दो, मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज सी। अनक्लियर्ड फंड्स की डिटेल इज सी, वो अनक्लियर्ड अमाउंट। ठीक है सर, दिस इज योर क्वेश्चन, जस्ट नोट इट डाउन। काफी बड़ा था, थोड़ा सा तो बड़ा था ही, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंस, वो बैलेंस, इसके पहले वाला ज़्यादा बड़ा था। मतलब मैंने तो बोला था कि आपको ये वाला क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन है नहीं इतना बड़ा। सो दिस इज इट, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। विद दिस वी एंड दिस यूनिट एंड वी आर गोइंग टू मूव ओवर टू द नेक्स्ट यूनिट इन द नेक्स्ट लेक्चर, यूनिट मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अभी तक था मैनेजमेंट ऑफ कैश रिसीवेबल्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कि ये जो 9th क्वेश्चन के बाद में मैं और क्वेश्चन ऐड करूँ, तो आपके बुक में हो सकता है 9th के बाद 10th, 11th, 12th दिख रहा है। 2 चीज़ें होगी, या तो मैंने वो होमवर्क के लिए दिए होंगे सारे के सारे, या तो उस पर मैंने और कोई वीडियोस डाले होंगे। तो इस वीडियो के बाद में आपको और भी वीडियोस मिल सकते हैं। सो जब अपडेट आएगा तो मैं उसमें ऐड करते जाऊंगा। सो फिलहाल के लिए मेरे को ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि अभी के लिए ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो मैं बाय बाय बोल रहा हूँ, और ये बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री है अगला वाला, लेकिन हो सकता है इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखे। फिलहाल आप मान के चलो जून 2019 तक और सितंबर अक्टूबर 19 तक तो शायद ही कुछ एडिशन इसमें आने। That's it. This is the end of this unit 2. Unit 3 will begin with management of inventory. I hope you are clear with the 2 concepts. कैश बजट क्या होता है और आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो आपने बहुत कुछ पढ़ चुका है, पढ़ चुके हो। इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने बहुत एक्सटेंड तक उसको लेके गए हैं। सो बी कॉन्फिडेंट, बट आप कॉन्फिडेंट जरूर रहो कि पढ़ा सब कुछ है। छोटा कुछ नहीं है सर, 1% छोटा नहीं है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए होमवर्क के लिए इतने सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये अब आप अपने दम पे ले लो। मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपकी बारी है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और ऐसी प्रैक्टिस करो कि साला 2 लोगों का नाम रोशन हो, एक मेरा और एक आपके पेरेंट्स का। These are the 2 people who will be happy at the end of the day.
आपके मेहनत पे कोई और खुश होता है, टीचर्स एंड द पेरेंट्स, बाकी खुश हो ना हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को रिस्पेक्ट दी है, पढ़ाने को रिस्पेक्ट दी है, आपने अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दी है, और ये लोगों ने जो मेहनत की है वो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि करके दिखाना है. सो दिस इज़ what I'm expecting from you people. I hope I will soon get a message. सबसे ज़्यादा खुशी होती है सर जब आप इतना सारा पढ़ा देते हो इतनी मेहनत के बाद में. खुशी तब होती है जब आपको एक मेल आता है, एक मैसेज आता है कि सर आपसे मैंने पढ़ा था और मुझे इतने मार्क्स मिले हैं. सो दिस इज़ what I want. Please make sure that you make me proud. Bye bye.